आज भी वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। धीरे धीरे वो अपनी ज़मीनों से बेदखल हो रहे हैं और 4000 किसान सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक लगभग हर रोज़ खेती छोड़ के किसी और धंधे में जाने को मजबूर हैं, शहरी मजदूर बनने या झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो इसलिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि खेती को धीरे धीरे सिस्टमेटिकली बर्बाद किया जा रहा है। बर्बाद हो नहीं रहे हैं, किया जा रहा है सिस्टमेटिकली पॉलिसी के माध्यम से। और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। अभी यूरोप की मैं कुछ स्टडी पढ़ रहा था, वहाँ पे किसानों को जबरदस्ती पैसा देके बोला गया है कि आप खेती छोड़ के जो मर्जी करो, विदेश आप दूसरे शहरों में जाओ या जो करो, लेकिन खेती नहीं करना है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन गैसों का उत्सर्जन होता है और हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के नाम पे आपको खेती से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे देशों में, शायद भारत में भी ऐसे रूल आ गए हैं कि आपको कितनी गायें पालनी है, गाय को कैसे रखना है, और उसके जो गाय के चारा खाने के टाइम पे भी मीथेन उत्पादन हो रहा है। इसलिए भी आप खेती को कम करें या पशुपालन कम करें। दूध का हमें पता ही है कि 20-25% से कम हम पैदा कर रहे हैं जितना कंजम्पशन है, और वो बहुत सारा जो बाकी दूध बचता है वो हमारा मिलावट से आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो एमएसपी एक ऐसा मसला है कि अगर उसको सॉर्ट नहीं किया गया, उसको ठीक नहीं किया गया, उसके ऊपर काम नहीं किया गया, तो धीरे धीरे किसान अपना खेती छोड़ के और दूसरे धंधों में आएंगे जिसमें उनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इसके साथ में इंग्लैंड के में कई समाजशास्त्री हैं, वहाँ पे उनका रिपोर्ट्स और उनकी जो स्टडी है वो मैं पढ़ रहा था। उनमें लिखा गया है कि आज से लगभग 150-200 साल पहले से और वर्ल्ड वार 2 के बाद तक जो इंग्लैंड और आसपास के किसानों ने खेती छोड़ी, उनके बच्चे आज के दिन क्या कर रहे हैं? वो या तो भीख मांग रहे हैं, या शहरी गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, या फिर वो इतने छोटे दर्जे के कामों में लगे हुए हैं कि जिनसे उनका लाइवलीहुड भी सिक्योर नहीं हो रहा है। हमारे कुछ स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं जो खेती जिनकी एक्वायर हो गई किसी ना किसी प्रोजेक्ट के नीचे, और उनके जो कंक्लूजन है वो मैं बताता हूँ। चंडीगढ़ के आसपास में भी रिसर्च अभी चालू है, और गुड़गांव के आसपास में जो जाट और गुजरों की जमीन थी जिनकी एक्वायर हो गई, उनको चाहे कितना भी पैसा मिला उस टाइम पे, उनकी जमीन की कीमत मान लो 10 लाख थी और उनको 1 करोड़ भी मिला, तो आज उनकी जो दूसरी तीसरी जनरेशन है वो खेती तो छोड़िए, वो किसी भी तरीके से कामयाब नहीं है। वो छोटे मोटे कोई सिक्योरिटी गार्ड बन गया है या किसी तरीके से अपना काम गुजारा चला रहे हैं। चंडीगढ़ के आसपास की जो हमारी रिसर्च है वो ये बता रही है कि खेती एक्वायर होने के बाद में और किसानों का खेती छोड़ देने के बाद में उनका सर्वाइवल ना के बराबर है। उनके जो बच्चे हैं वो कोई ड्रग में चला जाता है, कोई किसी ऐसे धंधे में लग जाता है जो जहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, और धीरे धीरे उनकी जो पुश्तें हैं वो खराब हो जाती हैं। तो जमीनों का एक्वायर करना, उनको धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ ले जाना, ये अमेरिकन ड्रीम की एक थ्योरी है कि किसानों को या जनता को धीरे धीरे गाँव से निकाल के उनको शहरों की तरफ ले आओ, और शहरों में उनको छोटे मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड, कार धोने वाले के लिए या बिल्डिंगों में काम करने के लिए उनको लगाना। तो खेती को जानबूझ के अमेरिकन ड्रीम के नाम से बर्बाद किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि खेती में पैदावार नहीं है। पंजाब दुनिया का सबसे ज़्यादा पर हेक्टेयर पैदावार देने वाला राज्य है, और इसके साथ में लगते हैं हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और ये सब भी। जबकि यहाँ पे जो सुसाइड रेट है वो हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है। सीधा सीधा कारण इसका नजर आता है कि किसान जो पैदा कर रहा है उसकी उसको सही कीमत नहीं मिल रही है, और जब तक वो सही कीमत नहीं मिलेगी तब तक वो पलायन चलता रहेगा। अभी मैं मास्टर डिग्री और पीएचडी के कोर्स पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे अगर 80 स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो 80 में से 70-72 बाहर विदेश में जाने के लिए तैयारी करके बैठे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ छोड़ा जाए। जब उनसे डीप में बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि खेती में कुछ रखा नहीं है, माँ बाप ने बोला है कि यहाँ पे रहोगे तो ड्रग में पड़ोगे या खेती तुम कर नहीं सकते हो, इसलिए विदेश में जाओ। और विदेशों में भी सैचुरेशन आ चुका है, वहाँ पे भी कोई खास काम बचा हुआ नहीं है। तो कुल मिला के एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जो एक मुद्दा होते हुए 1000 मुद्दों की जड़ बनता जा रहा है। इसमें ड्रग भी आ रहा है, पलायन भी आ रहा है, खेती छोड़ना भी आ रहा है, किसान, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका भी पलायन विदेशों की तरफ हो रहा है, और सबसे बुरा असर पड़ रहा है हमारी सेहत पे। तो आज जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का मतलब है कि अगर मैं ये साफ पानी का गिलास आपको ऑफर करूं
आप एग्री करेंगे कि हाँ मैं ये पीने के लिए राजी हूँ। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा है, अगर इसमें मैं यूरिया, डीएपी और केमिकल हर्बिसाइड का 4-4 बूंदे डाल के अगर आपको ऑफर करूँ तो आप इसको डिसएग्री करेंगे। तो ये एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, ये डिसएग्रीकल्चर या केमिकल्चर चल रहा है। तो ये केमिकल्चर पे हमें फंसा के और हमें क्या किया जा रहा है, जो खेती से इनकम था उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है इनपुट कॉस्ट में। आप यूरिया खरीदिए, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और 50 किस्म की और दवाइयाँ और जहर खरीदिए, और उसके साथ साथ में आपको बीमारियां मिलेंगी। जो आपने खेती से पैसा कमाया वो हॉस्पिटल वाले ले जाएंगे, कैंसर हो जाएगी और 50 और बीमारियां हो जाएंगी। तो हमें एक तरफ तो खेती को लाहेबंद धंधा बनाने की तरफ ना जाके उसको केमिकल्चर की तरफ डाइवर्ट कर दिया, और जो हमारी 138 फसलें यहाँ पे होती थी उसकी बजाय हम 2-3-4 फसलों पे आ गए, और हमारी जो इकोनॉमी है खेती की वो हो गई है इंपोर्ट के ऊपर आधारित। कि आज के दिन तिलहन और दलहन, दाल वाली जितनी भी हमारी फसलें हैं और तेल वाली जितनी भी फसलें हैं, ज़्यादातर 70% के करीब हम विदेशों पे निर्भर हैं। और अगर आप ये मुद्दा कैप्चर कर लेते हैं कि विदेशों से आप क्यों मंगवा रहे हैं जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे फिर से एमएसपी का मुद्दा आएगा कि आपने मात्र 2 फसलों पे एमएसपी केंद्रित कर दिया, और वो भी इतना कम कि किसान खेती छोड़ने पे मजबूर है। एमएसपी कैलकुलेशन और वो सारी चीज़ें आप सब जानते हैं कि कितना होना चाहिए। एक छोटी से छोटी ये पानी की बोतल बेचने वाली कंपनी अपना एमएसपी निर्धारित कर सकती है। ये पानी की बोतल बनाने वाली कंपनी केवल ये प्लास्टिक की बोतल बनाती है, पानी प्रकृति का है, और ये 1 लीटर की बोतल वो 20-25 रुपए में बेच रही है, जबकि हम 6000 लीटर लगा के पानी और धान हम 20-25 रुपए किलो बेच पा रहे हैं। 4000 लीटर पानी लगा के हम गेहूं मुश्किल से 20-25 रुपए केजी बेच पा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें जो पानी लगा उसका भी कीमत नहीं दिया जा रहा, और ये कंपनी जो प्लास्टिक पैदा कर रही है, और ये प्लास्टिक प्रकृति, पर्यावरण और हमारी सेहत के लिए दुश्मन बन रहा है, वो अपना पानी जो इसके अंदर है वो उसका कंपनी का भी नहीं है, फिर भी इतने पैसे दे रही है। तो सीधा मतलब ये है कि हमें जानबूझ के किसानों को नीचा रखा जा रहा है ताकि गरीब मजदूर के तौर पे उनकी एंट्री शहरों में हो। एमएसपी कैसे कैलकुलेट होनी है वो सब लोग हम जानते ही हैं, बार बार हम डिस्कस करते रहते हैं मुद्दों पे। तो गेहूं का अगर 7600 रुपए करीब एमएसपी बने तब जाके वो किसान को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। आप बहुत सारे जो कृषि के जानकार हैं वो देखेंगे तो इतना ही अगर आपका धान का पैसा बने तो आपकी जाके प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। 50% आपका जो यहाँ पे पैदावार के ऊपर मुनाफा होना चाहिए वो होता है। तो आप 4000 लीटर लगा के 1 किलो गेहूं पैदा करते हैं, तो केवल पानी नहीं लगाते हैं, आप अपनी मेहनत भी लगाते हैं, सारा परिवार भी उसमें पकता है, आप मशीनें भी इस्तेमाल करते हैं जो हर साल डेप्रिशिएट होती रहती हैं। अगर आपने 12-15 लाख रुपए का मशीनें, ट्रैक्टर और उसके इक्विपमेंट खरीदे तो हर साल उनकी कीमत घटती जाती है, वो भी डेप्रिशिएशन भी इसमें है। सारा घर वालों के जो आपने मेहनत किया वो भी इसमें शामिल है, आपके जमीन का किराया भी शामिल है, आपने दिन रात बिना टाइम देखे इसमें काम किया वो भी शामिल है। इसके साथ साथ में किसानों को बोल दिया जा रहा है कि ये तो एक तरीके से एक्सपर्ट नहीं है खेती के, या फिर ये इनको कोई जिसको बोलेंगे स्किल्ड लेबर नहीं है, ये तो अनस्किल्ड वर्कर है। किसान अनस्किल्ड वर्कर या अनस्किल्ड पर्सन नहीं हो सकता है। किसान को पशुपालना भी आता है, मशीनों को ठीक करना, मशीनों को चलाना भी आता है, बीज के बारे में भी उसको जानकारी है, उसको जमीन, खेती, प्रकृति, पर्यावरण, हवा, पानी कब क्या बोना है, तो वो 1000 चीजों का एक्सपर्ट एक साथ में होके फिर किसान बनता है। तो किसानों को अनस्किल्ड लेबर बना के या अनस्किल्ड लेबर का उसको एमएसपी में उसका वैल्यू शामिल करके ये एक और धोखा किया जाता है। तो किसान बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज एक साथ में रखता है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोशियोलॉजी का ही एक्सपर्ट हो सकता हूँ, लेकिन किसान एक साथ में 50 चीज़ों का एक्सपर्ट होता है। वो पशुपालन से लेके, मशीनरी से लेके, इंजीनियरिंग से लेके और उसके टूल टेक्निक से लेके बहुत सारी चीज़ों पे वो काम करता है, तब जाके वो किसान बनता है। तो उसका जो एमएसपी में वैल्यू लगे वो भी एक स्किल्ड वर्कर के इक्विवेलेंट लगना चाहिए, तब जाके उसकी असली वैल्यू आती है। तो एमएसपी के ऊपर एक और रिपोर्ट आई थी कि उसमें बोला गया है कि किसानों ने पिछले 10-12 साल में लगभग 43 लाख करोड़ रुपए का जो एक सब्सिडी है वो लोगों को या सरकारों को दिया है। 43 लाख करोड़ का। वो कैसे दिया है
कि हमारा अनाज मान लो कि 7,600 रुपये पे बिकना चाहिए था गेहूँ, हम बेच रहे हैं 2200-2300 पे, मैक्सिमम 2400 पे इतनी। तो जो वैल्यू बचती है, ये गैप बचता है, ये एक तरीके से हम सब्सिडी दे रहे हैं। जब सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, सोने चांदी के बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे हैं, हर मार्केट वाली चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, तब जनता में ये खबर नहीं आती है कि भाई आप सर्वाइव कैसे करेंगे। लेकिन जो ही खेती से आने वाली चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो एक हाहाकार मचा दिया जाता है मीडिया के माध्यम से कि अभी आपके प्याज के दाम बढ़ गए, आलू के दाम बढ़ गए, और वो किसानों को उस दाम बढ़ने से कोई मुनाफा नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो सारा का सारा सामान है वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट ने अपने वेयर हाउस में डिपॉजिट करके रखा होता है, खरीद के रखा होता है, तो मुनाफा उनको मिलता है। तो कुल मिला के जब भी किसानी से जुड़ा हुआ मुद्दा आता है तो सरकार और मीडिया और इसके साथ में पब्लिक इंटेलेक्चुअल मैं मीडिया की खबरें देखता रहता हूँ, हमारे बहुत सारे साथी मीडिया में आते रहते हैं, तो उनको दबाने के लिए 4 अंग्रेजी के जानकार ऐसे रखे जाते हैं जो अजीब अजीब डायलॉग मारते रहेंगे कि अगर आप किसानों से सारी फसलों को एमएसपी देते हैं तो आपको 17 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़ या 32 लाख करोड़ 33 लाख करोड़ आपको किसानों को सब्सिडी देना पड़ेगा, उतना हमारे पास इनकम नहीं है। और वो इस तरीके से जाल बुनते हैं कि वो जो हमारे काउंटर करने के लिए किसान साथी बैठे होते हैं उनको बोलने तक नहीं देते हैं। तो क्या इतने पैसे का सामान खरीद के सरकार अपने वेयर हाउस में सड़ा देगी या फिर वो समुद्र में मछलियों को फेंक देगी? ऐसा नहीं है, वो मार्केट में दोबारा बेच भी सकती है। सारा सरकार को खरीदना जरूरी भी नहीं है, वो प्राइवेट प्लेयर को भी दे, लेकिन मिनिमम गारंटी के साथ में कि आप इससे नीचे नहीं खरीद सकते। मंडी सिस्टम को कंट्रोल करे और मंडी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे कि आप इससे नीचे अगर बिकता है तो किसानों के साथ में ये इनजस्टिस है, आप ये इंश्योर करें कि इस रेट से नीचे ना बिके। अभी 23 फसलों का एमएसपी दिया जा रहा है, तो 23 फसलों को हम ये मान रहे हैं कि एमएसपी मिल रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। 2, 4, 6 फसलों तक का एमएसपी मिल रहा है, वो भी कहीं कहीं पे मिल रहा है, और 6 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ जितना भी डेटा जानकार हैं वो करेक्ट करेंगे मुझे इस पे कि हम उतने ही पैसे का सेल कर पा रहे हैं गवर्नमेंट को, और वो भी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसके अंडर जाने वाले अनाज को ही। तो एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि सरकार आपसे तो 22, 23, 25 रुपए गेहूँ खरीदे और लोगों को 2 रुपए केजी या फ्री में एमएसपी, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसके ऊपर वो बांटे, तो सरकार को तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। तो सरकार को घाटा तब क्यों नहीं होता है जब वो कॉर्पोरेट को इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स के ऊपर सब्सिडी देती है या उनका लोन माफ कर देती है, या हेयर कट के नाम पे उनका पूरा का पूरा जो लोन होता है, जो घाटे में चले दिखा देते हैं वो कंपनियां, वो पूरा का पूरा माफ कर देती है। वो लाखों करोड़ का हर साल पे होता है। तो जब किसानों की बात आती है तो सारे किसानों का मिल के इतना कर्जा नहीं है जितना एक उद्योगपति का कर्जा माफ कर दिया जाता है। तो एक उद्योगपति या 10-5 उद्योगपति के लिए आपको माफ करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जब लाखों किसानों के जेब में पैसा डालने की बात आ रही है तब आपको बड़ा दुख होता है। इसके साथ साथ में जो 6,000 रुपया अभी सालाना जो किस्तों के रूप में दिए जा रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये करके, ये एक ऐसा चीज है कि आपका 1 क्विंटल अनाज पे जितना एमएसपी देने से पैसा बनता है उतना आपको पूरी साल भर में पकड़ा दिया और ये इंश्योर कर दिया आपको कमजोर करके कि आप बोल ना पाए। तो आप राज करने की टेक्निक देख रहे हैं कि एक तरफ इतना कमजोर कर दो कि वो बोल ना पाए। अभी मेरे देश के दूसरे जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं कि खेती किसानी पे काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हरियाणा पंजाब वाले क्यों बोल रहे हैं या वेस्टर्न यूपी वाले क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जो किसानों के पास कैपेसिटी बची हुई है। बाकी देश के किसानों के पास में इतना भी साजो सामान या उनके पास हिम्मत नहीं बची हुई है, उनको इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो इस पे बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो जब तक हम लोग अच्छे से अपनी बातें नहीं रखेंगे, एमएसपी को इंश्योर नहीं करेंगे, ना केवल इन 23 फसलों पे बाकी चीज़ों पे भी, तब तक बात नहीं करेंगे। दूसरा, हमें अपने आप को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि किसान अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। हम भी तो सामान खरीदते हैं मार्केट से, क्यों नहीं हम आपस में भी एक ऐसा मंडी बनाएं जिसमें आपस में भी हम बेचें और शहरी लोगों को भी बेचें। जब 1 किलो गेहूं आपके हाथ से जाता है तो हम बोलते हैं मंडी में सुट के आ गए। सुट के नहीं आना है, उसको जब हम प्रॉपर तरीके से पैकिंग करके बेचते हैं,
जो दुकानदार बेचता है वो दलिया बना के उसको 50 से 70 रुपए केजी में बेच रहे हैं। अभी हम यहाँ चंडीगढ़ में खरीदते हैं। तो उसने क्या किया, 1 रुपया प्रोसेसिंग नहीं लगा दलिया बनाने में। तो हम क्यों नहीं एक पैरेलल ऐसा सिस्टम भी चलाएं। जो एमएसपी पे हमारी लड़ाई है वो 100% जारी रहनी चाहिए, उस पर फोकस रहना चाहिए, लेकिन एक किसान मार्केट का जो अलग अलग देशों में मैंने घूम के देखा, वो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि हम आपस में भी अपनी मार्केट को कैटर करें, आपस में भी एक दूसरे को सामान बेचें, क्योंकि सब चीज़ें सब नहीं उगा रहे हैं। इसके साथ में 2-3 आर्ग्यूमेंट और हैं कि जो वर्ल्ड वार 2 के बाद में जो केमिकल बचे वो हमारे गले में डाल दिए गए कि आपको यूरिया, डीएपी और तमाम सारी चीज़ों के नाम पे ये आपका उत्पादन बढ़ाएंगे, जो कि अगर डेटा और के हिसाब से देखें तो यूरिया, डीएपी उत्पादन बढ़ाता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे घटाता है। और जो सब्सिडी दी जा रही है इस नाम पे, वो इन केमिकल कंपनियों और मशीन बनाने वाली कंपनियों के पास में चली जा रही है। तो किसान के नाम पे सब्सिडी मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे वो सब्सिडी जाती है कंपनियों के नाम पे। आप मशीनरी के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं या किसी भी चीज़ों के नाम पे सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट किसान को या तो मिलनी चाहिए या फिर आप कंपनियों को दे के किसान के खाते में वो डाल रहे हैं, ये गलत तरीका है। उसके बाद में बीजों पे अगर आप देखें तो 90% बीज मात्र 2 कंपनियों के कब्जे में है, एक मोनसेंटो और एक बायर्स। ये 2 कंपनियां पूरे जो बीज की मार्केट है उसको कंट्रोल करती हैं, और अभी सोना